नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे सुशांत सुप्रिय जी द्वारा लिखी गई कहानी दाग। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात से ठीक पहले ढलती हुई शाम में एक ऐसा समय आता है जब आकाश कुछ कहना चाहता है, धरती कुछ सुनना चाहती है। जब दिन की अंतिम रोशनी रात के पहले अंधेरे से मिलती है। यह कुछ कुछ वैसा ही समय था। कनॉट प्लेस में दुकानों की बत्तियां जगमगाने लगी थी। दिन बड़ा गर्म था। शाम में ठंडी बियर पीने के इरादे से मैं वोल्गा रेस्तरां में पहुंचा। कोने वाली टेबल पर एक अधेड़ उम्र के सरदार जी अकेले बियर का मजा ले रहे थे। न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप ही उनकी ओर मुड़ गए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने खुद को सरदार जी से कहते सुना। बैठो बादशाहो, बियर शेयर हो जाए। सरदार जी दरिया दिली से बोले। शुक्रिया जी, मैंने बैठते हुए कहा। बातचीत के दौरान पता चला कि करोल बाग में सरदार जी का हौजरी का बिजनेस था। जनकपुरी में कोठी थी। वे शादीशुदा थे, बच्चे भी थे। उनके पास वाहे गुरु का दिया सब कुछ था। पर इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे उनके चेहरे पर एक खोएपन का भाव दिखा, जैसे उनके जीवन में कहीं किसी चीज की कमी हो। शायद उन्हें किसी बात की चिंता थी या कोई और चीज थी जो उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। बातचीत के दौरान ही सरदार जी ने 3-4 बार मुझसे पूछ लिया, मेरे कपड़ों पर कोई दाग वाग तो नहीं लगा जी? मुझे यह बात कुछ अजीब लगी। मुझे उनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे दिखे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके कपड़ों पर कहीं कोई दाग नहीं था। हालांकि उनके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर कटने का एक लंबा निशान था, जैसे वहां कोई धारदार चाकू या छुरा लगा हो। फिर मैं सरदार जी को अपने बारे में बताने लगा। अचानक उन्होंने फिर से पूछा, मेरे कपड़ों पर कोई दाग वाग तो नहीं लगा जी? उनके स्वर में उत्तेजना थी, जैसे उनके भीतर कहीं कांच सा कुछ चटक गया हो, जिसकी नुकीली किरचें उन्हें चुभ रही हो। मैंने हैरान होकर कहा, सरदार जी आप निश्चिंत रहो, आपके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कहीं कोई दाग नहीं लगा। हालांकि मैं यह जानना जरूर चाहूंगा कि आपके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर यह लंबा सा दाग, ये कैसा है? यह सुनते ही सरदार जी का चेहरा अचानक पीले पत्ते सा जर्द हो गया, जैसे मैंने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे अपनी अपनी बियर पीते रहे। मुझे लगा जैसे मैंने उनसे उनके चोट के दाग के बारे में पूछकर उनका कोई पुराना जख्म फिर से हरा कर दिया। उनकी चुप्पी की वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास और भी शिद्दत से हो रहा था। कई बार आप अनजाने में ही किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखने की भूल कर बैठते हैं। हालांकि इसके जड़ में केवल उत्सुकता ही होती है, पर भूल से आप किसी के जीवन के उस दरवाजे पर दस्तक दे देते हैं जो बरसों से बंद पड़ा होता है, जिसके पीछे कई राज दफन होते हैं, जिसका एक गोपनीय इतिहास होता है। मैंने आज तक इस जख्म के दाग की कहानी किसी को नहीं बताई, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं। पर ना जाने क्यों आज आपको सब कुछ बताने को दिल कर रहा है। सरदार जी अब संयत से हो गए थे। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, मेरा नाम जसबीर है। बात तब की है जब पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट जोरों पर था। हालांकि सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत से मिलिटेंट्स को मार दिया था, पर खालिस्तान का आंदोलन जारी था। हमें लगता था हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। पंजाब के बाहर लोग हमें देखकर ताने मारते थे, सरदार जी खालिस्तान कब ले रहे हो? मैं उन दिनों खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था। हम में से कुछ सिख युवकों के लिए खालिस्तान का सपना दिल्ली दरबार की ज्यादतियों के विरुद्ध हमारे विद्रोह का प्रतीक बन गया था। हम महाराजा रणजीत सिंह के सिख राज को फिर से साकार करने के लिए काम करने लगे। मैं सिख स्टूडेंट फेडरेशन का सरगर्म कार्यकर्ता था। पुलिस के अत्याचार देखकर मेरा खून खौल उठता। 1985 में मैं मिलिटेंट मूवमेंट में शामिल हो गया। हथियार हमें पड़ोसी देश से मिल जाते थे। उसका अपना एजेंडा था, अत्याचारियों से बदला लेना और खालिस्तान की राह में आ रही रुकावटों को दूर करना ही हमारा मिशन था।
मैं अपने काम में माहिर निकला। 2-3 सालों के भीतर ही मैं अपनी फोर्स का कमांडर बन गया। पुलिस ने मुझे ए कैटेगरी का मिलिटेंट घोषित किया और मेरे सिर पर 20 लाख का इनाम रख दिया। इन्हीं दिनों हमारी फोर्स में एक नया लड़का सुरिंदर शामिल हुआ। उसने मुझे बताया कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर-दिसंबर 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में उसका पूरा परिवार मारा गया था। उसके अनुसार दंगाइयों ने उसके बूढ़े माँ-बाप और भाई-बहनों के केश कत्ल करने के बाद उनके गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। सुरेंद्र ने कहा कि अब वह केवल बदला लेने के लिए जीवित था। उसने बताया कि वह सिखों के दुश्मन को मिट्टी में मिला देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि हमारी फोर्स को ऐसे ही नौजवान की जरूरत थी। मुझे सुरेंद्र हमारे मिशन के लिए हर लिहाज से सही लगा और मैंने उसे अपनी फोर्स में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद एक रात हमने मिशन के काम पर जाने का फैसला किया। मैं, सुरेंद्र और हमारे कुछ और लड़के मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रात 12 बजे अमृतसर के सुल्तान विंड इलाके से गुजर रहे थे। हमारे पास हथियार थे। हम सब ने शॉलें ओढ़ी हुई थी। सुरेंद्र मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा था। वह रहस्य और रोमांच से कांपती हुई रात थी। अचानक 20-25 मीटर आगे हमें पुलिस का नाका दिखाई दिया। पुलिस की 2-3 जिप्सी गाड़ियां और 10-15 जवान वहां खड़े थे। हम सब ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलें रोक ली। पुलिस वालों ने देखते ही हमें ललकारा। मैं वहां एनकाउंटर नहीं चाहता था। उस रात हम एक खास मिशन के लिए निकले थे। मेरे इशारे पर बाकी लड़के अपनी अपनी मोटरसाइकिलें मोड़कर पास की गलियों में निकल भागे। पर सुरेंद्र हथियारबंद पुलिस वालों को देखते ही डर के मारे आंधी में हिल रहे पत्ते सा कांपने लगा। मेरे लाख आवाज देने के बावजूद वह मोटरसाइकिल पकड़े अपनी जगह पर जड़ सा हो गया। पुलिस वाले पास आते रहे। मजबूरन मैंने शॉल हटाई और पुलिस वालों को डराने के लिए अपने हथियार से फायरिंग की। पुलिस वाले रुक गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं सुरेंद्र को लगभग घसीटते हुए पास की गली की ओर ले भागा। हमें भागता देखते हुए पुलिस वालों ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सुरेंद्र की जांघ में आ लगी। तब तक मेरे कुछ साथी हमें बचाने के लिए वापस लौट आए थे। इस बीच घायल सुरेंद्र को सहारा दिए मैं और मेरे बाकी साथी मोटरसाइकिलों पर बैठकर किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल भागे। अपने ठिकाने पर पहुंचकर मैंने सुरेंद्र से पूछा, तू भागा क्यों नहीं था? पर उसका चेहरा तो डर के मारे राख के रंग का हो गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हमने उसकी जांघ में लगी गोली निकालकर उसकी मरहम पट्टी की। अब वह अगले 15-20 दिनों तक वैसे भी किसी मिशन पर जाने लायक नहीं था। पर मेरा दिल उस घटना से खट्टा हो गया था। उस दिन सुनिंदर को पुलिस वालों के सामने डर से थर-थर कांपता देखकर मैं खुद से शर्मिंदा हुआ कि मैंने किस कायर को अपनी फोर्स में शामिल कर लिया था। पर मिशन के काम तो कभी नहीं रुक सकते थे। खालिस्तान बनाने का सपना लिए हम दिन रात अपने काम पर जुटे रहते। कभी सिख युवकों पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना होता, कभी अपने किसी साथी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाना होता। मैं और मेरी फोर्स के बाकी लड़के सुरेंद्र को अपने ठिकाने पर छोड़कर हर दूसरी तीसरी रात में किसी न किसी मिशन पर निकल जाते। सुबह 4-5 बजे तक हम अपना अपना काम करके वापस लौट आते। कभी कभी दिन में भी मिशन के काम से जाना पड़ता। हालांकि सुरेंद्र का हमारी फोर्स में आना हमारे लिए बदकिस्मती जैसा था। जब से वह आया था हमारे बहुत से साथी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में मारे जाने लगे थे। खैर, यही हमारा जीवन था। कभी मिशन की कामयाबी की खुशी और कभी साथियों के बिछड़ने का गम। हमारी देखभाल के कारण सुरेंद्र की जांघ में लगी गोली का जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा था। मुझे लगा मुझे उसे खुद को साबित करने का एक और मौका देना चाहिए। शायद इस बार वह हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। मैं उसके पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करने लगा। एक रात अपना काम निपटाकर हम सभी अपनी छिपने वाली जगह की ओर लौट रहे थे। वह सलेटी आकाश, भीगी हुई हवा और पैरों के नीचे मरे हुए पत्तों का मौसम था। सुबह के 4 बज रहे थे। जुगनुओं की पीठ पर तारे चमक रहे थे। मैं सबसे आगे था।
ठिकाने में चुपके से घुसने पर पाया कि सुरेंद्र जगा हुआ था और दूसरे कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे हैरानी हुई। मैंने उसके पास जाकर छिपकर उसकी बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। सुरेंद्र पुलिस वालों से बात कर रहा था और उन्हें हमारे बारे में खुफिया जानकारियां दे रहा था। उसने हमें पकड़वाने के लिए शायद पहले से ही पुलिस वाले बुला रखे थे और मैं सन्न रह गया। हमारे साथ धोखा हुआ था। दुश्मन दोस्त का भेष बनाकर आया था। वह पुलिस का मुखबिर है। यह जानकर मेरा खून खौल उठा। ओए गद्दारा! मैं गुस्से से चीखा और अपनी कृपान निकालकर मैंने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। हम दोनों गुत्थम-गुत्था हो गए, पर तभी आस-पास छिपे पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और उन्होंने मुझे घेर लिया। इतना कहकर सरदार जी चुप हो गए। उन्होंने धीरे से अपना ग्लास उठाया और ग्लास में बची बाकी की बियर खत्म की। सुरेंद्र का क्या हुआ? मैंने उत्सुकतावश पूछा। पुलिस ने उसे मेरे सिर पर रखे इनाम के 20 लाख की रकम का आधा हिस्सा दे दिया। 10 लाख रुपए लेकर वह वापस दिल्ली भाग गया। सरदार जी बोले। आपको उसके बारे में इतना कैसे पता? मैं हैरान था। यह सुनकर सरदार जी का चेहरा स्याह हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। एसी में भी उनके माथे पर पसीना छलक आया। आखिर किसी तरह कोशिश करके उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जसबीर नहीं हूँ। मैं ही वह बदनसीब सुरेंद्र हूँ। वह गद्दार मैं हूँ। मैंने वह कहानी जानबूझकर आपको दूसरे ढंग से सुनाई थी। सरदार जी के हाथ अब थरथरा रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं हतप्रभ था। प्याज की परतों की तरह इस कहानी में रहस्य की कई तहें थी, जो एक-एक करके खुल रही थीं। मेरे दाएं हाथ की कलाई के ऊपर इस जख्म का दाग मुझे जसबीर ने दिया था, जब मेरी असलियत जानकर उसने किरपान से मुझ पर हमला किया था। सरदार जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, जसबीर का क्या हुआ? मैं अब भी इस अजीब पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। उस दिन सुबह 4:30 बजे के आसपास उसके लिए दुनिया रुक गई। पुलिस वालों ने उसे मेरे सामने गोली मारी। उस समय वह निहत्था था। उस दिन उसके फोर्स के ज्यादातर लड़कों को पुलिस वालों ने मार दिया और उन सब का जिम्मेदार हूँ मैं। सरदार जी ने भारी आवाज में कहा, कुएं के तल में जो अंधेरा होता है, वैसा ही अंधेरा मुझे उनकी आंखों में नजर आया था। आप दुखी क्यों होते हो? वे सब गद्दार थे। मैंने उन्हें दिलासा दिया। हर आदमी के भीतर कई और आदमी रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके किस रूप के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुझे नहीं मालूम वे मिलिटेंट थे या गुमराह नौजवान। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि पैसों के लालच में आकर मैंने उस आदमी को धोखा दिया, उस आदमी से गद्दारी की जिसने अपनी जान पर खेलकर मुसीबत के समय मेरी जान बचाई थी, जिसने मेरी देखभाल करके मेरे जख्म ठीक किए थे। उसे पुलिस वालों के हाथों सौंप कर मुझे रुपए तो बहुत मिले, पर उस दिन से मेरे दिल का चैन खो गया। मेरी अंतरात्मा मुझे रह रहकर धिक्कारती है कि तू दगाबाज है। मैं रात में बिना नींद की गोली खाए नहीं सो पाता। मेरे सपने मेरी वजह से मरे हुए लोगों से भरे हुए होते हैं। मेरे सपनों में अक्सर दर्द से तड़पता और लहूलुहान जसबीर आता है। वह मुझसे पूछता है, मैंने तो तेरी जान बचाई थी यारा, फिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया? और मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता। उसकी फटी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, चारों तरफ बिखरा हुआ खून और गोलियों की आवाज मुझे इतनी साफ सुनाई देती है जैसे यह कल की ही बात हो। हालांकि इस घटना को हुए 25 साल गुजर गए हैं। मेरा अतीत एक ऐसा शीशा है जिसमें मुझे अपना अक्स बहुत बिगड़ा हुआ नजर आता है। मेरी चीख दफन है मेरे सीने में। मैंने जीवन में जो हथकड़ी बनाई है, मैं उसे पहने हूँ आज तक। इतना कहकर सरदार जी ने एक लंबी सांस ली। होने को कौन टाल सकता है सुरेंद्र भाई, पर अब तो आपके पास काफी पैसा होगा। आप प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने हाथ पे उस जख्म का दाग क्यों नहीं हटा लेते? जब आप रोज रोज अपनी कलाई के ऊपर यह दाग नहीं देखोगे, तो वक्त बीतने के साथ साथ शायद आप इस हादसे को भी भूल जाएंगे। मैंने सरदार जी को सांत्वना देते हुए सलाह दी। सरदार जी ने कातर निगाहों से मुझे देखा और बोले,
समंदर के पास केवल खारा पानी होता है। अक्सर वह भी प्यासा मर जाता है। जब मैंने जसबीर को पुलिस वालों को सौंपा तो मैं उसके बगल में ही खड़ा था। मेरे कपड़े उसके खून के दाग से भर गए थे। मेरे हाथ उसके खून के छींटों से सन गए थे। अब रहते रहते मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कपड़ों पर, मेरे हाथों पर खून के दाग लगे हैं। मैं बार बार जाकर वॉश बेसिन में साबुन से हाथ धोता हूँ, पर मुझे इन दागों से छुटकारा नहीं मिलता। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं वीर जी, साइकेट्रिस्ट से भी अपना इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आपने ठीक कहा, आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वाहेगुरु का दिया सब कुछ है, बल्कि ये कहूँ कि वाहेगुरु का दिया बहुत कुछ है। प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मैं अपनी दाईं कलाई के ऊपर बन गए इस दाग से छुटकारा पा भी जाऊंगा, पर मेरे ज़हन पर, मेरे मन पर जो दाग पड़ गए हैं, उन्हें कैसे मिटा पाऊंगा? मैं चुपचाप उन्हें देखता सुनता रहा। मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनके भीतर एक जमा हुआ समुद्र था। उनका दुख जीवन जितना बड़ा था। हमने वेटर को बुलाकर बियर और टिप के पैसे दिए और वोल्गा से बाहर निकल आए। रात के 9 बज रहे थे। बाहर हवा में रात की गंध थी। जगमगाते शोरूम्स के पीछे से आकाश में आधा कटा हुआ पीला चांद ऊपर निकल आया था। अचानक वे खोए हुए अंदाज में घबरा कर फिर से बोल उठे, मेरे कपड़ों पर कोई दाग वाग तो नहीं लगा वीर जी? उनके माथे पर परेशानी की शिकन पड़ गई थी। उनकी आंखों में कब्र का अंधेरा भरा हुआ था। वे अपने भीतर फंसे छटपटा रहे थे। मैंने सहानुभूतिपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा। वे जैसे दूर कहीं निकल के वापस लौट आए। समय के विराट समुद्र में कुछ खामोश पल ओस की बूंदों से टप टप गिरते रहे। उनसे विदा लेने का समय आ गया था। मैंने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उनकी आंखों में पहचान का सूर्यास्त हो चुका था। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कुछ दाग कभी नहीं मिटते। वे आकाश की ओर देखकर बुदबुदाए और मेरे बढ़े हुए हाथ को अनदेखा कर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए और मैं उनकी गाड़ी को दूर तक जाता हुआ देखता रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।